आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। एपिसोड को शुरू करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन। आपकी लाइफ में कौन सा वो इंसान है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा अटैच्ड है? कमेंट में लिख के बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। ये सवाल हमने आपसे क्यों पूछा, इसको जानने के लिए स्टे टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन 4 बुक्स के बारे में जिन्होंने सोल विजडम, आत्मा के गहरे नॉलेज को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ स्टोरीज के माध्यम से, कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के माध्यम से, कुछ डीप साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू जो उन्होंने सीखा है। इन बुक्स को इस एपिसोड में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पीएमसी हिंदी देख कर कुछ तो समझ में आ ही रहा है कि आत्मा की यात्रा, आत्मा शब्द बार बार सुनते हैं और जो एसोसिएशन है आत्मा का, जो डरावने हम फिल्में देखते हैं, हमें लगता है कि ओ मतलब आत्मा ऐसा कोई ढांचा होगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जो रात को डराने आता है। वहाँ से तो हट ही गए हैं, बट ये जो आत्मा के पीछे का जो प्रणालिका है, क्या है ये आत्मा, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, क्यों हम बार बार जन्म लेते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आई फील आत्मा समझना इन बुक्स के द्वारा ज़रूर होगा। क्योंकि अगर हम अपने महावाक्य को ही देखें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ में हूँ, तत्त्वमसि, यू आर दैट, आप वही हो, आप वही से आए हो, ये अंडरस्टैंडिंग, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर एक चीज़ ब्रह्म है। ये सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं हमें लगता है कि ओके, मैं केवल वो नहीं हूँ जो आप आँखों से देख पाते हो, चर्म चक्षु से देख पाते हो, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं हूँ। जब हम बॉडी को लेट गो करते हैं, फिर हम मन में आते हैं। मन है भी या नहीं भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हर एक चीज़ पैराडॉक्स है, यानी कि होती है नहीं भी होती है। हम मन है भी नहीं, एक स्तर पे। तो मन हम है, जब हम शरीर धारण करते हैं तो हमारा मनस पैदा होता है, यानी कि मन, हमारा मन ही तो है जो विचारों का भंडार है। अब ये विचारों का भंडार तभी होता है जब हमारे पास शरीर है। हम केवल शरीर ही नहीं, हम मन ही नहीं, हम आत्मा हैं। तो जब हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को देखते हैं जो हज़ारों साल से था, हम तब समझते हैं कि जो हमें ये जो महावाक्य के द्वारा, कि ये तो हम जानते ही थे, जब भगवत गीता पढ़ते हैं, हम महाभारत देखते हैं, हम उपनिषदों को देखते हैं, वेदों को देखते हैं, तो यहाँ ये सत्य दिखता है। बट अगर हम मॉडर्न साइंस को देखें, जो अभी ट्राई कर रहा है प्रूव करने के लिए साइंटिफिकली कि ये जो चीज़ें जो ग्रंथों में लिखा गया है वो एक्चुअली पॉसिबल है, ये होता है, तभी बिलीव कर पाते जब हम देख पाते। तो आज की बुक्स भी उन मॉडर्न साइंस के माध्यम से क्या एक्सप्लोरेशंस हुए उसको हम जानेंगे। आत्मा के बारे में हम हज़ारों सालों से हमारे इस आध्यात्मिक परंपरा में जानते ही हैं, इस ज्ञानिक परंपरा में जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। लेकिन जो आत्मा का जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पढ़ने में और जीने में बहुत फ़र्क रहता है, तो ये जो वेस्टर्न साइकोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, हिप्नोथेरेपिस्ट हो, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स ने इसको प्रूव किया है थ्रू लॉट ऑफ केस स्टडीज़। और सबसे पहला बुक जिससे हमें समझ में आता है आत्मा के बारे में, इस बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन, जर्नी ऑफ सोल्स। ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रहे और हिप्नोथेरेपिस्ट। बेसिकली जिनको एंग्शियसनेस होता है, जिनको डर रहता है, जो कोई ना कोई डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहा है, ये थ्रू रिग्रेशन, थ्रू हिप्नोथेरेपी वो एक ऐसे स्टेट में लेकर जाते हैं जहाँ पे या तो बर्थ में लेकर जाते हैं, या चाइल्डहुड में लेकर जाते हैं, या मृत्यु के स्टेट पर लेकर जाते हैं। इस बुक में अप्रॉक्सीमेटली 29 केस स्टडीज़ हैं। 29 केस स्टडीज़ मीन्स 29 पीपल, और बहुत सारे उसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज भी बताए हैं, ऐसे केसेस बताए हैं। उसमें से एक केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 1918 के एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ था, आई थिंक समवेयर इन स्पेन में ये एपिडेमिक हुआ था, जहाँ पे वो उस लाइफ टाइम में चला गया जहाँ पे उसने देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अपने आप को ये देखता है कि वो अपने शरीर को देख पा रहा है, अपनी वाइफ को देख पा रहा है जो रो रही है, अपनी बेटी को देख पा रहा है जो रो रही है, और वो देख पा रहा है कि मैं तो बहुत फ्री फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग कम्प्लीटली अवे फ्रॉम इट। तो ये कौन है जो मर रहा है, मैं कौन हूँ? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, ये एक ओपनिंग डेवलप हुआ फॉर डॉक्टर माइकल न्यूटन। बस वो तो बस रिग्रेशन करा रहे हैं, उनको एक स्थिति में लेकर जा रहे हैं, बट उनके मुंह से क्या निकल रहा है वो सत्य, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ।
तो ये कौन है? यही चीज़ कठोपनिषद में नचिकेता ने यम से पूछा था। 3 वरदान दिए थे, उसमें से एक वरदान था, ये जानना चाहता था कि मरने के बाद होता क्या है, डेथ के बाद क्या होता है। और फिर जो यमा था उन्होंने बोला कुछ भी मांग लो, वेल्थ मांग लो, सब कुछ मांग लो, लेकिन बस ये सत्य मत मांगना। और वो बस तपस्या जैसे वेट करता रहा नचिकेता। फिर यमा ने उनको समझाया कि जो मरने के बाद होता है, जो अवेयरनेस है, वो जो चेतना है, जो नश्वर है, जो शरीर है, उसको छोड़कर जो हम हैं वो हम आत्मा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग से नचिकेता में इनलाइटनमेंट मिला। वैसे ही इसी केस में इस बंदे को जो केवल वो आया था अपने उस स्थिति, उस डर से बाहर आने के लिए, उसने ये रियलाइज़ किया कि मैं तो वो अवेयरनेस हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो जन्म जन्म लेता हुआ अपने आप को जानने के लिए प्रयास कर रहा है। तब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ और उस एक केस से माइकल न्यूटन के आंखें खुल गए। फिर धीरे धीरे जो आत्मा के बारे में और समझ में आने शुरू हो गए, और थोड़े केस स्टडीज़ के माध्यम से। सबसे पहला जो टेक अवे, जो लर्निंग रही थी कि डेथ इज़ नॉट द एंड, मृत्यु केवल अंत नहीं, एक आरंभ है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो समझ में आया दूसरे केस से कि वो लाइफ रिव्यू, यानी कि जब हम शरीर छोड़ते हैं, यानी जब आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर जाती है, तब उसका एक लाइफ रिव्यू होता है। एक जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, हम अपने एग्ज़ाम पेपर को देखते हैं कि मैंने क्या क्या आंसर किए, जो 5 मार्कर के क्वेश्चन थे मैंने कितना आंसर किया, कैसा बेटर आंसर कर सकता था। एक रिव्यू होता है अपने गाइड्स के साथ। वो समझ में आना शुरू हुआ कि मैं जो शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ जो अपने आप को रिव्यू कर कर जो लेसन्स, जो सीख लेकर आना है, मैं वापस से धरती पर आऊँगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहा है जहाँ पे हम बार बार सीखने आते हैं। जब तक हम सीख नहीं लेते, हम शरीर बदल सकते हैं, हम अपने रोल्स बदल सकते हैं, हम अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, लेकिन जब तक हम वो लेसन नहीं लेते, वो वापस वही लेसन बार बार हमारे सामने आता है। जैसे हम बार बार हमारे सेशन में भी कहते हैं कि जब तक आप, जो आपके सामने अगर एक ट्रिगर पॉइंट आ रहा है आपके सामने, अगर कोई बंदा मुझे इफेक्ट कर रहा है, कोई, मैं अपना स्थितप्रज्ञ हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, अगर एक कोई किसी की बोली हुई बात या कोई एक्शन, कोई चीज़ मुझे ट्रिगर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, विच मीन्स मेरे को ये लेसन लेना है। अगर मैं लेसन सीख नहीं लेता, ये बार बार आएगा। यही चीज़ माइकल न्यूटन ने देखा भी था कि एक लैरी ने मल्टीपल लाइफ टाइम्स देखा कि शरीर बदलता गया, उसकी सिचुएशंस, परिस्थिति बदलता गया, लेकिन वो जब तक उसने लेसन नहीं लिया, तब तक वो ही दुख, वही चीज़ उसके बार बार उसकी लाइफ टाइम में आई। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर मेरे सामने कोई चीज़ आया है, मुझे सीख देने के लिए आया है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सीख भी मैंने ही प्लान किया है, मैंने ही चुना है, ताकि मैं आगे बढ़ते जा सकूं। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। कॉन्शियसनेस हमेशा एक्सपैंड करती जाती है। आत्मा कॉन्शियसनेस है, दूसरे शब्दों में अगर जानना चाहे, हम चेतना का विस्तार, यानी कि हम कुछ ना कुछ सीख लेके अगले पड़ाव में जाते रहना चाहते हैं, तो हमें अपने लेसन्स को समझकर, सीख कर आगे बढ़ते जाना होगा। तो दैट्स वाई जर्नी ऑफ सोल्स इज़ सच अ ब्यूटिफुल वे इन विच एक एक केस स्टडी से माइकल न्यूटन की आंखें तो खुले ही, हम सभी को समझ में आएगा कि हम अगर किसी को भी देखते हैं और देखते हैं कि कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि कई लोग बहुत रिच हैं, कई बहुत पुअर है, हम देखते हैं कि छोटी उम्र में मृत्यु हो गई है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। जब हम उसको आत्मा के स्तर से हम देखना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है कि हर एक चीज़ एक सीख है, एक लेसन है। जब तक हम लेसन नहीं लेते हैं, वो बार बार हमारे जीवन में रिपीट होता जाएगा। इतना रेवोल्यूशनरी अप्रोच है एक आत्मा के स्तर से जीना, कि हम हर एक चीज़ को एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक सोल पर्सपेक्टिव से हम जी पा रहे हैं। जो अगला बुक है, इट इज़ बिन रिटन बाय दिस वंडरफुल रेवोल्यूशनरी मास्टर, जो इंडिया में बहुत फेमस है, बट एक्चुअली वो पैदा हुई थी लंदन में। उनका डेथ अडयार चेन्नई में हुआ था, एंड उन्होंने पूरा लाइफ, उनके पोस्ट 46 ईयर्स ऑफ एज का जो पूरा लाइफ उन्होंने डेडिकेट किया था इंडिया में और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को अलग अलग तरीके से प्रचार करने के लिए। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो एक रेवोल्यूशनरी थी, एक सोशल रिफॉर्मर थी। उनकी शादी हुई थी एक क्रिश्चियन क्लर्जीमैन, यानी कि उनके क्रिश्चियन चर्च में एक वेरी सीनियर पर्सन के साथ, बट शी सेपरेटेड। उतनी मॉडर्न टाइम्स के ख्यालों में वो जो अल्टीमेट सत्य है कि एक्चुअली हम क्यों पैदा हुए हैं, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रियलिटी, जो प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, वो उन्होंने बहुत सिंपली मैं क्या हूँ में परिवर्तित करके शी बिकेम द सेकंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, एंड दैट इज़ एनी बेसेंट।
इस मास्टर ने बहुत सारे वंडरफुल बुक्स लिखे हैं। आज के एपिसोड में हम रेकमेंड करते हैं द एंशिएंट विजडम बाय एनी बेसेंट। इट्स द इंट्रोडक्शन टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो यानी कि अंडरस्टैंडिंग थियोलॉजी, ऑल ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड को समझने के लिए जो ज्ञान है, उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, HP ब्लवात्स्की के माध्यम से। और उन्होंने उनकी बुक को ट्रांसलेट करते करते उनको इतने रियलाइजेशंस हुए, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। इस बुक के 2 इम्पॉर्टेंट टेकअवेज। सबसे पहला, हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं इस फिजिकल बॉडी के साथ, बट ये बॉडी ख़त्म हो जाती है जब हमारी डेथ हो जाती है, प्राण छोड़ देते हैं हम, तो ये बॉडी नश्वर है। तो हम कहाँ चले जाते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस? ये बॉडी के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो कहाँ पे जाते हैं? तो इस बुक में वो 7 बॉडीज़ का विजडम बताते हैं कि जो 3 पार्ट्स हैं वो नश्वर है, वो मॉर्टल है। जो आपका फिजिकल बॉडी है, जो प्राण उसके साथ है, और जो आपका काम है, आपके डिज़ायर्स हैं, वो इस बॉडी के साथ ख़त्म हो जाते हैं। बट ये एक हायर बॉडी है आपका, जो एक इमॉर्टल सेल्फ है, जो अविनाशी है, जो आपकी आत्मा, मन और बुद्धि का मिलन बन जाता है, जो आपकी लाइफ टाइम्स के साथ आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। एंड इन दोनों के बीच में जो विनाश हो जाता है जिसका, और जो अविनाशी है, जो दोनों आप हो, इसका जो कनेक्शन है वो है मन। और ये मन 2 प्रकार के हैं, एक लोअर माइंड और एक हायर माइंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। लोअर माइंड इज़ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। और हायर माइंड इज़ मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, बट मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोगों को भी भूख लग रहा है। तो ना केवल आप अपने लिए खाना ढूंढने के लिए कोशिश करोगे, आप ये भी कोशिश करोगे कि आसपास के लोगों को आप कैसे खिला सकते हो। दैट्स ऑलवेज योर हायर माइंड। हायर माइंड हर वक्त ग्रेटर गुड, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए सोचता है। और आपका लोअर माइंड हर वक्त मैं, मेरा, ईगो के साथ सोचते रहता है। तो हमें इस बुक के विजडम को अपने जीवन में अपनाना है, तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि अगर हम एक हायर माइंड की स्थिति में जीते हैं तो हम अपने सोल विजडम में जी रहे हैं। अगर हम अपने नश्वर शरीर से जो भी डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं, मैं, मेरा एसोसिएटेड, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा रिलेशनशिप, मेरे फैमिली स्टेटस, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, मैं अपनी लाइफ में मैंने क्या उखाड़ा है, मैंने क्या अचीव किया है, वो जब मैं का एसोसिएशन है, जो शरीर का अंत होने के बाद ख़त्म हो जाता है, वो आपके लोअर माइंड वाले विचार हैं। और आपके हायर माइंड वाले विचार, मैंने क्या किया दूसरों के लिए ताकि उनकी लाइफ और बेहतर हो सके। और सेवा फिर आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक शरीर के स्तर पर आप सोशल सर्विस कर सकते हो, या आप स्पिरिचुअल सर्विस कर सकते हो, यानी कि लोगों को वो ज्ञान देना जिससे वो अपने हायर माइंड के साथ कनेक्टेड होकर काम कर सके। एंड इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल सोसाइटीज़ ऑन प्लैनेट अर्थ, जो आज भी इस ब्रह्म सत्य को, इन लिटरली थियोसॉफी का मतलब है ब्रह्म विद्या को, इतने ब्यूटीफुल तरीके से सब तक पहुंचा रहे हैं। और जो सेकंड टेक अवे है वो है अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ कर्मा, एक कम्प्लीटली डिफरेंट दृष्टिकोण से। हम कर्मा को एज पनिशमेंट की तरह समझते हैं, यानी कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे उसका दंड मिलेगा। मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे उसका पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा। मैंने कुछ किया, उसका मुझे फल, परिणाम ज़रूर मिलेगा। इसको हम कर्म सिद्धांत के साथ एसोसिएट करते हैं। बट एक्चुअली ये कर्म सिद्धांत को, यानी कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी जोड़ते हैं। जस्ट लाइक एक मैग्नेट का अपना एक फोर्स फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही इंसान का भी एक फोर्स फील्ड होता है। उसके विचारों से, उसके भाव से, उसके कार्यों से वो अपने ही दायरे में अपना एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है। और जो भी उसके आसपास वो अपने विचारों से, शब्द से या अपने कार्य से अट्रैक्ट कर रहा है, उसका परिणाम उसको बेयर करना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक रेवोल्यूशनरी थॉट था। क्यों? क्योंकि इस लॉ ऑफ कर्मा को अगर हम इस पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि कर्मा इज़ नॉट अ पनिशमेंट, जो भी मेरे आसपास हो रहा है मैंने खुद उसको क्रिएट किया है अपने ही विचारों से, अपने ही शब्दों से, अपने ही भाव से, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम अपने जीवन में एक विक्टिम मोड से एक क्रिएटर मोड में चले जाते हैं। हम रियलाइज़ करते हैं कि जो भी मेरे आसपास हो रहा है मेरे से ही उत्पन्न हो रहा है, और जो भी चीज़ मैं अपने आसपास में बदलना चाहते हूँ उसका भी पावर मेरे ही हाथ में है। तो जो लोग मेरे कर्म ऐसे ही है तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, मुझे यही लाइफ है, मैंने कुछ पाप किया होगा इसलिए इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी ही है, ये एक विक्टिम माइंडसेट है।
आप ये नहीं समझ रहे कि एज अ सोल आपने खुद ये सर्कमस्टांसेस अपने लिए अट्रैक्ट किया है। तो अगर आप एक क्रिएटर माइंडसेट में आ जाते हो, वही प्रॉब्लम्स जो आपको लगता था कि आपके बुरे कर्म की वजह से आपके पास आए हैं, अब आपको दिखते हैं एज अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं इस सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या बेस्ट सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने सिचुएशन को और बेहतर कर सकता हूँ। इसमें भी हमारा जो लोअर माइंड है वो हमें लिमिटेड सेल्फ के साथ जोड़ता है, बट हमारा अनलिमिटेड माइंड इस कर्म के बंधन से हमें मुक्त कर देता है। हम एक क्रिएटर की तरह जीना शुरू करते हैं, एंड ये क्रिएटर की तरह जीना ही ब्रह्म तत्व है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में ब्रह्म विद्या की तरह बताया जाता है। तो एनी बेसन की ये जो बुक है और उनके द्वारा लिखी गई इतने सारे बुक, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा लिखे गए सारे बुक्स हम सबको ज़रूर पढ़ना है, ताकि हम आत्मा क्या है, व्हाट एम आई के प्रश्न का जवाब हम और गहरी तरीके से समझ सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए, उस प्रणालिका को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज़ बाय सोनिया चुकेट कॉल्ड सोल लेसन्स एंड सोल पर्पस। आई थिंक दिस बुक इज़ लाइक एन आई ओपनर फॉर मेनी पीपल। हमने एक बुक रिव्यू, बुक सीरीज़ भी किया था इस पर। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो हम मैथ्स का, साइंस का, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, वैसे ही जो बच्चे आते हैं वो लेसन्स लेने के लिए, उनका अलग अलग स्टेज होता है। कई लोग मैथ्स बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई लोग को बहुत समय लगता है एक एक चीज़ समझने के लिए, कई लोग बहुत ही अच्छे हैं। वैसे अलग अलग स्टेजेस में बच्चे रहते हैं। वैसे ही अगर हम समझें कि आत्मा इस अर्थ स्कूल में आकर 4 स्टेजेस में एक्सपीरियंस करता है उन्हीं सोल लेसन्स को। या तो वो एक स्टूडेंट है, ये एब्सोल्युटली नया हो, उनको पता ही नहीं है कि उसको कैसे जीते हैं। और दूसरा है जर्नीमैन, यानी कि वो लेसन जानता है लेकिन अभी तक उसको मास्टरी नहीं है। तीसरा है अप्रेंटिस, यानी कि सोल लेसन को जानता है, जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट होता है, स्ट्रगल करता है उसको एवरीडे में जीने के लिए। और चौथा है मास्टरी, जहाँ पे हर क्षण में वो दूसरों को रादर गाइड करता है कि वो उस सोल लेसन को कैसे ब्यूटीफुली जी सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल लेसन है सेल्फ लव का, अपने आप से प्यार करना, जो बहुत लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट स्टेज के बंदे को बहुत स्ट्रगल होता है कि मतलब सेल्फ लव कैसे हो सकता है कि जब मुझे सबका ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखने के बाद ही मैं अपना ख्याल रखूँ, सबके खाना खाने के बाद ही मैं अपना ख्याल रखूँ, जो बचा बचा खाना है तभी मैं खा लूँ। तो जो अपने आप को जो एक वैल्यू है वो ना देना, यानी कि ये आत्मा एक स्टूडेंट स्टेज पर है। यही जो लेसन है, वो जो सीखना है सेल्फ लव का, वो अभी स्टूडेंट स्टेज पर है। कई आत्माएं जर्नी मैन में होते हैं, कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील करते हैं जब अपने आप के लिए कुछ करते हैं। उनको लगता है कि उनके दूसरों के लिए जो प्यार है वो कम हो गया है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी कैसे दे सकता हूँ। लेकिन कभी कभी अपने आप के लिए समय देते हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक जर्नी मैन है। कई आत्माएं हैं जो इसी एक सोल लेसन में एक अप्रेंटिस स्टेज पर है, यानी कि उनको पता है कि मुझे अपने आप को एक दर्जा देना है, अपने आप को प्यार करना है, दूसरों को भी जितना प्यार देता हूँ मुझे अपने आप को भी प्यार देना है। बट कहीं ना कहीं एक सेल्फ क्रिटिसिज्म आता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ। अपने आप को नापते हैं, तोलते हैं। वो जो प्यार है, जो अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे मैं हूँ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चूकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन एक अप्रेंटिस स्टेज पर है। एक जर्नीमैन बिल्कुल भी, मतलब 99% एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग, यानी कि अपने आप को नीचा करने की स्थिति में है। अप्रेंटिस थोड़ा और बेहतर है, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समय देता है। अब कई आत्माएं मास्टरी स्टेज पर है, मतलब वो जानते हैं कि अपने आप को कितना समय देना है और वहीं पर दूसरों के लिए भी उतना ही समय दे पाते हैं। दूसरों के प्रति प्यार और अपने प्रति प्यार, यानी कि ध्यान के लिए अपना समय निकालना, नेचर के साथ समय बिताना, वो गार्डनिंग करना, जो चीज़ों को उनको बहुत पसंद है, अपने जो सेल्फ लव की एक्टिविटीज़ है, वो ज़रूर उसके लिए समय निकालते ही निकालते हैं। और ऐसे अलग अलग प्रकार के सोल लेसन है। ऑथेंटिसिटी, डिटैचमेंट, ट्रूथ, सत्य में जीना, ये सारे अलग अलग प्रकार के सोल लेसन जब हम समझते हैं, उस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हुए देखेंगे आप किस स्थिति में हैं और मुझे आगे कितना दूर जाना है, पहले तो मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये सारे लेसन्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमें नज़र आएगा ही आएगा। मैं किस स्थिति पर हूँ, मुझे हर एक सोल लेसन में मास्टरी स्टेज में पहुँचना ही है। तो दिस बुक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीड। इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि मैं हर एक सोल लेसन में किस स्टेज पर हूँ। एंड जो चौथा बुक है, ये ऑथर ही अनोनिमस है, तो हमें पता नहीं कि वो वेस्टर्न कंट्री से है या इंडियन है। उन्होंने नाम ही रखा है अपना शून्य, यानी कि
एम्प्टीनेस, सब कुछ शून्य है। एंड उन्होंने जो बुक दिए हैं हमें, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स। हम उसको जान नहीं सकते हैं कि एक एक्चुअली स्टोरी है या एक किसी का इमेजिनेशन है, क्या ये एक्चुअली रियल है, क्योंकि ये इंडियन माइथोलॉजी के साथ इतना क्लोजली लिंक्ड है। ये बुक इमॉर्टल टॉक्स, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिटन बाय शून्या, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स दैट हम अपने आप को दे सकते हैं जब ये बुक हम पढ़ते हैं। क्योंकि माय फेवरेट गॉड हनुमान जी, ये पूरा स्टोरी उनके अराउंड है कि उनका जो होम ग्राउंड है, उनका जो सोल ग्रुप है, महतांग कम्युनिटी, महतांग ट्राइब, उनके सोल विजडम के लिए वेट करता है। महतांग कम्युनिटी का मानना है कि हर 41 ईयर्स में हनुमान जी आएंगे और उनको ज्ञान देंगे। तो ये बुक उस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, दो लोग आउटसाइड ऑफ दिस कम्युनिटी एक्चुअली इस कम्युनिटी के बारे में जानकर उस कम्युनिटी के अंदर प्रवेश कर उन्हीं लोगों, महतांग कम्युनिटी वालों के बीच में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे। एंड कम्युनिटी लिविंग जो मुझे इस बुक में बहुत अच्छा लगा कि अभी भी सब लोग एक संघ में साथ मिलके रहते हैं। तो कम्युनिटी में एक हेड होते हैं जिनको वो बाबा जी कहते हैं, ही इज़ द चीफ्टन। सबसे पहले बुक में हर चैप्टर में एक अलग अलग कैरेक्टर स्टोरीज़ के थ्रू इसी कम्युनिटी के मेंबर्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव से कुछ लेसन्स बताए गए। और दूसरी बुक में पार्ट 2 में उन्होंने एक ही कैरेक्टर के थ्रू अलग क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जो विजडम हम साइंस के थ्रू स्पेस और टाइम और कर्म सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने एक ही कैरेक्टर को यूज़ करके अल्टीमेटली एक आत्मा को कैसे जीना है वो सेकंड बुक में समझाया। मुझे इन दोनों बुक्स में कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरीज बहुत पसंद है। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला कैरेक्टर है द कैरेक्टर ऑफ चित्ता। अब ये नहीं जानते कि हम ये एक्चुअली चित्ता एक पर्सन है या वो चित्त जो हम अपने ज्ञान परंपरा में कहते हैं हमारा मन का ही एक अंग चित्त, उसके बारे में है। ये स्टोरी एक सीन से शुरू होती है जहाँ पर बाबा द हेड ऑफ द फैमिली के आसपास सब लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने दो लेडीज़ हैं, सुचेता और विजेता, जो कह रही हैं कि ये जो छोटा बच्चा है चित्ता, उन दोनों को चित्ता के साथ बहुत क्लोज लगाव है। दोनों को लग रहा है कि ये बच्चा मेरा है। एक माँ जो एक्चुअल उसकी रियल माँ है, जिसके थ्रू चित्ता इस दुनिया में आया है, और दूसरी माँ जिसके प्रति इक्वली चित्ता को लगाव हो रहा है। और दोनों माएँ बाबा से पूछती है कि बाबा ये बेटा किसका है। एक माँ बोलती है मेरे थ्रू आया है, पर चित्ता को दूसरे माँ के प्रति भी उतना ही लगाव है। तो बाबा बहुत धर्म संकट में चले गए, क्योंकि सब लोग उन्हीं के पास आते थे अपने प्रॉब्लम्स के साथ कि आप ही बताओ। और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दो, मैं तब सही जवाब दूंगा, क्योंकि ये बहुत डीप बात है। उनको डिसाइड करना है कि ये बच्चा किसके साथ रहेगा, और सब उनकी बात ब्रह्मवाक्य मानते हैं, वो जैसे कहेंगे वो वैसे ही करेंगे। तो वो बहुत गिल्टी भी फील कर रहे थे कि आई हैव टू डू द राइट थिंग। तो वो चिंतन करने गए। चिंतन करते करते उनका हनुमान जी के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो हनुमान जी उनको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं कि चित्ता शरीर में आने के पहले उसके सामने 7 रास्ते थे, 7 टनल थे। तो एक टनल को चुना तो लाइफ एक प्रकार का होता, दूसरा टनल में जाते तो एक और प्रकार का था। उनका जीवन शुरू होने के पहले ही आत्मा के स्तर पर उनके पास 7 रियलिटीज़ थी। चित्ता आत्मा के स्तर पर इन 7 रियलिटीज़ को देख सकता है कि हाँ मेरे पास ये 7 रियलिटीज़ है। पर जब वो शरीर में आता है, वो एक रियलिटी में टनल में जाकर वो एक रियलिटी को चुनता है, अपनी वास्तविकता खुद चुनता है। ये नहीं है कि वो 7 वास्तविकताओं में एक को चुना तो बाकी सब रियलिटी नहीं है, पर आत्मा ने उस समय के लिए उस शरीर में ये अनुभव अपने लिए चुना। ये बाबा को जब समझ में आया, सडनली ही रियलाइज्ड ये जो दुख दोनों माँओं को फील हो रहा है ये एक्चुअली है ही नहीं, ये एक इल्यूजन ही है। ये समझ रहे कि चित्ता सिर्फ मेरा है, ये चित्ता को अपने शरीर के स्तर पर समझ रहे हैं। पर चित्ता ने इस लाइफ टाइम में सुचेता को एक माँ की तरह चुना। वो एक लेडी जिनके गर्भ के थ्रू वो आना चाहते शरीर में, उन्होंने चुना। और अगर उनका लगाव किसी और के प्रति भी एक माँ की तरह फील हो रहा है, यानी कि उन 7 रियलिटीज़ में एक रियलिटी भी एक है कि जहाँ पर वो विजेता जी उनकी एक माँ है। तो इट इज़ नॉट रॉन्ग कि चित्ता को दोनों माँओं के प्रति उतना ही लगाव है, पर माँओं की इच्छा कि चित्ता सिर्फ मेरा है वो उनका अज्ञान है। इस चैप्टर में बहुत ब्यूटीफुली जब बाबा अल्टीमेटली कहते हैं कि चित्ता महीने में कुछ दिन अपनी रियल मदर के साथ, जिनके थ्रू उनका जन्म हुआ, उनके साथ, और जिस माँ के प्रति उनका बहुत लगाव है उनके साथ भी इक्वली वो टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि चित्ता के एक लाइफ टाइम में अगर वो चुनते उनकी कोई भी माँ ना हो,
उनका जन्म होते ही उनकी माँ का देहांत हो सकता था, बट इस लाइफ टाइम में चित्ता ने चुना कि वो 2 माँओं का प्यार एक्सपीरियंस करना चाहता है। जब हम एक आत्मा के स्तर पर इस पूरे स्टोरी को समझते हैं, देन वी रियलाइज दैट जो रियलिटी अभी हम जी रहे हैं, इसके कोई भी ऑप्शंस हो सकते थे, मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, हम कुछ भी चुन सकते थे, बट अभी आज जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरा खुद का एक चॉइस है। तो दुख दर्द में ना जीते हुए हमारे हर सिचुएशन को हम एक ब्यूटीफुल तरीके से जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ही ये पाथ अपने लिए चुना है, तो आप एक विक्टिम माइंडसेट से एक क्रिएटर माइंडसेट से आ जाते हैं। जो दूसरा कैरेक्टर जो मुझे बहुत टच किया, जो हमारे मॉडर्न डे लाइफ में हम अक्सर फील करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं, वो है स्टोरी ऑफ अनीता। ये सेकंड बुक में स्टोरी है, और अगर आप उसका सीन देखते हो ना, बुक इतने ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है कि वो बताते हैं कि उस फ़ोन को वो एक्चुअली एक जादुई खिलौना की तरह देखती है। जो भी उसके जीवन में आज उसके लिए उसके पास प्राप्त नहीं है, जैसे धन दौलत, अच्छे अच्छे नए नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अलग अलग एड्स जो आ रहे थे, वो एड्स को देख पा रही थी सोशल मीडिया पर, बट उसका लाइफ, अनीता का लाइफ बहुत दुख दर्द वाला था। बहुत ही पुअर परिवार से थी, और उनका जो बेटा है उनका बहुत सिवियर ऐसे डिजीज़ हो गया जिसके लिए उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे थे उसका इलाज करवाने के लिए। तो पूरे समय अनीता सिर्फ इसी ख्यालों में गुम हो चुकी थी कि मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, ये मेरे ही साथ ही अन्याय हो रहा है। वो एक अच्छे परिवार से आई थी, बट वो सीन ऐसे बताते हैं कि जो भी वो अपने घर से दहेज के माध्यम से लाई थी, वो धीरे 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 एक एक सेल करते 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 अपने बेटे का इलाज करते करते वो अब एक ऐसे गरीबी में स्थिति आ गई कि उनको अगले दिन का खाना कैसे बनाना है उसके लिए भी उनको सोचना पड़ रहा है। बट उनके पास वो फ़ोन है, वो एक ऐसे डिवाइस जो उसको दिखा रहा है, उनको मन को उत्साह रहा है, आपकी दुनिया से बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। इस स्टोरी में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मन के अलग अलग पार्ट्स में बताया जाता है। हनुमान जी जो एक्चुअली आपके गाइड्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प भी नहीं कर सकते अगर आप उस हेल्प को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। चैप्टर का नाम है इनविजिबल 4, एंड इसको उपनिषद में हमारी इन 4 चीज़ों को जब तक आपने जाना ही नहीं, आप दुख दर्द में जियोगे ही। यानी कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो भी गाइड्स और मास्टर्स आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो इसी माध्यम से ही बात करेंगे। जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जब तक आप इन 4 चीज़ों के ऊपर प्रकाश नहीं डालोगे। तो अनीता दुख दर्द में है क्योंकि उसको लग रहा है मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं वर्दी नहीं हूँ, पुअर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, मेरा जीवन दर्दनाक ही है, मुझे कुछ कभी खुशी प्राप्त ही नहीं हो सकती। तो ईगो, उनका संस्कार, उनकी बुद्धि सिर्फ यही बता रहा है कि कुछ भी उनके जीवन में अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भी, ये आपकी गाइड्स भी आपको हेल्प करना चाहे, अगर आप उस अवेयरनेस में नहीं हो, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बुक के अंत में वो बताते हैं कि हम जब इस अवेयरनेस को डेवलप करते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं मेरे मन में जो ऑपरेट कर रही हैं, जो मुझे इस दुनिया के साथ जोड़ के रख रही हैं, मैं अपने आत्मा की विजडम को नहीं समझ पा रहा हूँ, केवल एक अवेयरनेस काफ़ी है जिससे कि ये गाइड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। इमॉर्टल टॉक्स इज़ अ वंडरफुल बुक। अगर आप इसको एक स्टोरी बुक की तरह पढ़े, या आप इसको हर एक चैप्टर के अंदर कितना गहरा सीख है उस पर्सपेक्टिव से पढ़े, तो हम सोल विजडम की रियल एसेंस को समझ पाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हु आर यू मोस्ट अटैच्ड टू। सोल लेसन के पर्सपेक्टिव से डिटैचमेंट एक आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और हम जानते हैं कि एक सोल लेसन में हम 4 स्थितियों में हैं। तो ये जो आप अटैचमेंट अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या इसमें डिटैचमेंट आपको अनुभव करने के लिए क्या आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है? अगर हाँ, तो आप स्टूडेंट लेवल पर हैं। अगर आपको लग रहा है कि यस मुझे डिटैचमेंट चाहिए बट फिर भी करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप एक जर्नीमैन स्टेज पर है। अगर आप डिटैच हो पा रहे हो बट फिर भी कभी कभार आपको ये अटैचमेंट आ जाता है, आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे, तो देन यू आर एन अप्रेंटिस ऑन दिस सोल लेसन। और अगर आप जानते हैं कि आप अपना ड्यूटी उस पर्सन के प्रति ब्यूटीफुली कंप्लीट करते हुए, अपने रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करते हुए आप उस पर्सन के साथ डिटैच्ड भी रहे और प्रेम भाव के साथ भी रहे, देन यू आर ऑन द लेसन ऑफ मास्टरी। डिटैचमेंट की सोल लेसन पे आप अभी किस स्टेज पर है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट एपिसोड। Until then, subscribe to PMC Hindi.